गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू जेनिथ एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा था, अबाउट द टैक्स, अबाउट इट्स टाइप, हाउ इट लेवीज, व्हाट आर द रीजंस टू लेवी द टैक्सेस। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ टैक्सेस समझा, जिसमें हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात किया था। फिर इसके बाद हमने इनकम टैक्स के मेजर सोर्सेस क्या है वो जाना था। इनकम टैक्स के मेजर सोर्सेस में 6 टाइप्स ऑफ सोर्सेस हमने देखे थे। अब हम इनकम टैक्स के बेसिक्स में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है डेफिनेशंस, जो आगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यूज़ की जाए। उसमें से हम मेजर डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उन मेजर डेफिनेशंस में सबसे पहले पीपीटी कहाँ है? ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन की, दैट इज असेसी। असेसी क्या है? हु इज असेसी? असेसी कौन है? हु इज असेसी? जितना इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है उतनी ही इम्पॉर्टेंट उसका सेक्शन है। तो जैसे जैसे हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सेक्शंस भी उसके साथ साथ पढ़ लेने हैं। जैसे बात करते हैं असेसी की, नंबर 1, इट वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर असेसी को डिफाइन किया गया है। हु इज असेसी? असेसी कौन है? असेसी वो पर्सन है जो लायबल है टैक्स पे करने के लिए, या फिर कोई भी पेनल्टी या फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग के लिए टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भले वो प्रीवियस ईयर में हो या असेसमेंट ईयर में। एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, जिस पर्सन को टैक्स भरना है वो कौन है? असेसी है। या फिर उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगी हो, वो कौन है? असेसी है। और एनी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम वहाँ is असेसी। Against them is असेसी। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल से बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, मान लीजिए सोहन। ठीक है, ये है एक पर्सन सोहन। ये एनुअली मान लीजिए 24 लाख रुपीस अर्न करता है। ठीक है, ये इसकी इनकम।
प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है, डॉक्टर है मान लीजिए, इसको एनुअल सैलरी 24 लाख रुपीस मिल जाती है। नाउ दिस पर्सन, दिस सोहन, एक्चुअली इट इज इंडिविजुअल, ही इज लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज अर्नड इनकम इन द प्रीवियस ईयर। उसने प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाया उस पर वो क्या भरेगा, टैक्स भरेगा। कब भरेगा, नेक्स्ट ईयर में, दैट इज अनदर टॉपिक। तो बात हो रही है इस 24 लाख की, ये 24 लाख पे वो क्या भरेगा, टैक्स भरेगा। तो एज पर द डिपार्टमेंट सोहन अब क्या हो चुका है, सोहन एक असेसी बन चुका है। अब उसको क्या भरना है, टैक्स भरना है। किसको देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। अगर वो ये टैक्स सपोज नहीं भरता है, अगर वो ये टैक्स नहीं भरता है तो क्या होगा, पेनल्टी अराइज होगी, पेनल्टी अराइजेस एंड द पेनल्टी गेट्स ड्यू। अगर वो टैक्स नहीं भरेगा तो पेनल्टी अराइज होगी। नेक्स्ट ईयर में वो क्या हो जाएगा, फिर से कौन हो जाएगा, असेसी हो जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट। अब हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए, जब सोहन ने सैलरी अपनी इनकम अर्न की 24 लाख रुपीस की और उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुई, ठीक है, असेसी बन गया। कौन सा असेसी, ऐसी असेसी होती है नॉर्मल असेसी, राइट नाउ इज नॉर्मल असेसी। अभी कौन सा असेसी है, नॉर्मल असेसी। टैक्स भर दिया, वेरी गुड, ठीक है, टैक्स भर देगा वो, असेसी है, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर देगा। लेकिन अगर टैक्स फाइल नहीं किया तो क्या होगा, तो पेनल्टी अराइज होगी। जब पेनल्टी अराइज होगी तो वो कौन सा असेसी बन जाएगा, दैट एट दैट टाइम ही इज नोन एज असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट बन जाएगा। तो मेजरली मैं कहना चाहती हूँ कि असेसी कौन है, असेसी वो पर्सन है जिसके ऊपर कोई ना कोई टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, या फिर उसको कोई पेनल्टी भरनी हो, या उसके ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही हो, तो वो कौन है, वो असेसी है। कहाँ लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, जो कि डेफिनेशन का पार्ट है सेक्शन 2, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। अगर आगे हम देखें असेसी के अंदर कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक है नॉर्मल असेसी, एक है डीम्ड असेसी, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। बात करते हैं असेसी में, सबसे पहला है नॉर्मल असेसी। नॉर्मल असेसी में कौन आ सकते हैं, नॉर्मल असेसी में पर्सन्स आएंगे, और पर्सन्स में कौन कौन आएंगे, देखिए, पर्सन में एक इंडिविजुअल आ सकता है, एक HUF आ सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके अलावा एक फर्म आ सकती है, कॉरपोरेट यानी कि कंपनीज, इंडिविजुअल आएगा, फर्म आएंगी, कंपनीज आएंगी, लोकल अथॉरिटीज, जुडिशियल आर्टिफिशियल पर्सन्स आएंगे, दे ऑल आर द पर्सन्स, एंड इफ दे आर लायबल टू पे टैक्स दे आर द नॉर्मल असेसीज। जब तक टैक्स ड्यू है तब तक नॉर्मल असेसी है। नंबर 2, हु आर डीम्ड असेसी। एक टर्म आप आगे सुनेंगे, डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी कौन होते हैं, डीम्ड असेसी, हु आर डीम्ड असेसी। जब मैं बात करती हूँ डीम्ड असेसी की, तो यहाँ पर वो पर्सन असेसी नहीं है, उस अदर पर्सन के साथ जो पर्सन है वो है डीम्ड असेसी। कैसे, जैसे कि मैंने कहा, सपोज मैं बात करती हूँ माइनर की, हु आर माइनर, माइनर हु एज बिलो 18 ईयर्स, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ माइनर की, तो वो माइनर जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, वो माइनर असेसी नहीं हो सकता। उस माइनर का लीगल गार्जियन, उस माइनर का लीगल गार्जियन कौन कहलाएगा, डीम्ड असेसी। यहाँ पर उस माइनर लीगल गार्जियन में मान लीजिए पेरेंट्स हैं,
उस माइनर के पेरेंट्स है, तो वो कौन कहलाएंगे यहाँ पे? डीम्ड असेसी। सपोज एक गर्ल है, ठीक है, नाम है ऋतु, और उसका वो एक एक्ट्रेस है मान लीजिए, ठीक है, गर्ल है ऋतु एंड शी इज़ 14 years old और वो एक एक्ट्रेस है। नाउ वॉट एवर इनकम शी इज़ अर्न, ओके शी इज़ डिपेंडेंट, बट यहाँ पर शी इज़ बिलो एज ऑफ 18 years, तो यहाँ पर ऋतु के जो पेरेंट्स है दे आर द डीम्ड असेसी। आगे जो भी ड्यू होगा टैक्स लाइबिलिटी या फिर जो भी पेनल्टी अराइज होगी या यानी कोई भी अगर इन केस लीगल प्रोसीडिंग होती है तो लीगल गार्जियंस पे होगी यानी कि डीम्ड असेसी पे होगी। तो यहाँ पर ये टर्म आता है डीम्ड असेसी। साथ ही जैसे मैंने माइनर का एग्जाम्पल दिया वैसे ही जैसे मैंने माइनर के लिए कहा वैसे ही पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा पर्सन जो डिसीजन नहीं ले सकता, अनसाउंड माइंड का है, उस केस में क्या होगा? ऐसे केस पे भी जो भी लीगल गार्जियन होंगे दे आर द डीम्ड असेसी। ठीक है, पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है तो उस केस में भी क्या होगा? उसके जो लीगल गार्जियंस होंगे दे आर द डीम्ड असेसी। तो आई होप द टर्म्स आर क्लियर नाउ। नॉर्मल असेसी जो इंडिविजुअल है, फर्म है, जो जिनके ऊपर टैक्स ड्यू हुआ है दे आर द नॉर्मल असेसी। डीम्ड असेसी वो असेसी है जैसे माइनर के केस में जो अदर पर्सन है, जो लीगल गार्जियंस है, जो सारी चीज़ें देखते हैं, उन वो डीम्ड असेसी मान लिए जाएंगे एज पर द डिपार्टमेंट। माइनर ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो भी लीगल गार्जियंस क्या होंगे उसके? डीम्ड असेसी। अनदर वन इज ओके, थर्ड वन नॉर्मल असेसी हो गया, डीम्ड असेसी हो गया, देन असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट क्या है? असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब है कि जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुई थी लेकिन उसने टैक्स नहीं भरा और उसके ऊपर क्या अराइज हो गई है? पेनल्टी अराइज हो गई है, तो उस केस में वो असेसी क्या बन जाएगा? असेसी इन डिफॉल्ट। दैट इज द पर्सन नॉट पे टैक्स ऑन ड्यू डेट the person not pays tax on the due date, then the penalty arises and become what? Become assessee in default. ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है समझने की। असेसी इन डिफॉल्ट कैसे बन गए? अगर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है, उसने टैक्स नहीं भरा है, तो वो असेसी इन डिफॉल्ट बन जाएगा। अब अगर हम एक बार नोट्स की तरफ देखें तो नोट्स में आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं असेसी की। असेसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एनी इंडिविजुअल, बिजनेस और एंटिटी या फिर कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कैन बी इन असेसी। वो क्या हो सकता है? असेसी हो सकता है। लायबल टू पे टैक्सेस और पेनल्टीज टू द गवर्नमेंट। जो असेसी है उसके ऊपर क्या अराइज हुई है? टैक्स अराइज हुआ है और वो लायबल है उस टैक्स को भरने के लिए या पेनल्टी देने के लिए। किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट में किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल असेसी। उसको हम और क्या कहेंगे? आप उसको नॉर्मल असेसी भी कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं असेसीज में तो एक तो हो गया नॉर्मल असेसी, दूसरा आता है डीम्ड असेसी, पर्सन हु लीगली ट्रीटेड एज असेसी फॉर द इनकम और लाइबिलिटीज ऑफ अनदर पर्सन। किसी और पर्सन की लाइबिलिटी के लिए या फिर इनकम के लिए आपने लीगली किसी को असेसी ट्रीट किया अदर पर्सन को, उसको हम कहते हैं डीम्ड असेसी। जैसे माइनर वाला केस, उसमें उसके पेरेंट्स क्या हो जाएंगे? लीगल असेसीज में लीगली ट्रीटेड एज असेसी the legal guardians। assessee in default में person
who has failed to fulfill a statutory tax obligation, जो उसको टैक्स भरना था ऑन द ड्यू डेट उसने टैक्स नहीं भरा, या फिर कोई ऑब्लिगेशन थी जो पूरी करनी थी, कोई प्रोविजन जब था जो फॉलो करना था वो नहीं करता, तो ऐसे केस में वो बन जाता है असेसी इन डिफ़ॉल्ट। मतलब उसने गलती की है या उसने कुछ कंप्लाई नहीं किया है, इन दैट केस दैट असेसी becomes a assessee in default. So I hope all the terms are clear. Next देखते हैं, the second term is assessment. The second term is assessment. Again we look to the section. It was defined under section 2 subsection 8 of Income Tax Act 1961. असेसमेंट क्या है? तो असेसमेंट का मतलब होता है रिव्यू करना। रिव्यू क्या करेंगे और कौन करेगा इसको? बात हो रही है असेसमेंट की, ठीक है। असेसमेंट का है मतलब रिव्यू करना। किस चीज़ का रिव्यू? रिव्यू ऑफ टैक्सेबल इनकम, review of taxable income and tax liability. असेसमेंट का मतलब है रिव्यू करना, किसका? टैक्सेबल इनकम का। जो भी पर्सन की टैक्सेबल इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है उसका रिव्यू करना, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी का रिव्यू करना क्या कहलाएगा? असेसमेंट कहलाएगा। Report by taxable income or tax liability. Report by assessee. Now we can use the word assessee. I hope this word now clear. Assessee, report by assessee in the financial year, ठीक है, to the department. तो ये क्या बन जाएगा? असेसमेंट। अब असेसमेंट करता कौन है? हु विल डू द असेसमेंट? दो चीज़ों का असेसमेंट बताया मैंने अभी। फर्स्ट इज टैक्सेबल इनकम एंड सेकेंड इज टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे असेसमेंट करेगा कौन? द ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, who will do the review of all the taxable income and tax liability of the assessee reported by him during the financial year. अब ऑफिसर जब यहाँ पर एग्जामिन करेगा, रिव्यू करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले कैसे शुरू करेगा? नंबर 1 वो क्या देखेगा? नंबर 1 वो देखेगा जो असेसी है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। सबसे पहले नंबर 1 उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस की 3 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 हो सकता है वो रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रिसाइड इन इंडिया हो, दैट इज ROR। नंबर 2 हो सकता है वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रिसाइड इन इंडिया, दैट इज RNORI, या फिर हो सकता है वो नॉन रेसिडेंट हो, दैट इज NR। इन तीनों को सबसे पहले वो चेक करेगा, दैट इज वो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस देखेगा। नंबर टू वो क्या देखेगा? एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस पता चल जाए, देन ही विल कैलकुलेट हिज ग्रॉस टोटल इनकम। उस असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है। ग्रॉस टोटल इनकम में 5 हेड्स ऑफ इनकम ही विल कैलकुलेट। 5 हेड ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम? 5 हेड्स में हमने पहले 5 हेड्स के बारे में बात करें तो 5 हेड्स में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हेड से मिलने वाली इनकम। नंबर 3 PGBP इनकम, दैट इज प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन।
नंबर 4 कैपिटल गेन, नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सारी इनकम क्या होगी, ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट होगी। वो देखेगा कि ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है। एक बार ग्रॉस टोटल इनकम आ गई तो उसके बाद वो चेक करेगा डिडक्शंस। डिडक्शंस उसने किस किस में लिए हुए हैं, जैसे कि 80C में डिडक्शन लिया है क्या, विद इन द लिमिट है कि नहीं। 80CCC के अंदर लिमिट चेक करेगा। 80D के अंदर डिडक्शन लिया है क्या, 80DD के अंदर लिया है क्या, 80G में लिया है क्या, और जितने भी हैं उन सब में उसने डिडक्शंस में कौन कौन से डिडक्शंस उसने लिए हैं वो सब इसमें चेक करेगा। फिर इसके बाद डिडक्शन आने के बाद टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है उसकी। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद उसने टैक्स कितना भरा, दैट इज उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। टैक्सेबल इनकम पे जब टैक्स रेट लगेगा तो क्या निकल आएगी, टैक्स लायबिलिटी। वो देखेगा क्या उसने टैक्स लायबिलिटी सही कैलकुलेट की है कि नहीं। ये होता है असेसमेंट। टैक्स लायबिलिटी एक बार पर्सन ने टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट कर दी तो वो वहां पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा। अब असेसमेंट के अंदर जैसे कि उसने टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट की तो जो भी ऑफिसर है, ठीक है, उसने देखा कि इसने रिपोर्ट किया है। यहां से देखो रिपोर्ट करने के तरीके क्या है। रिपोर्ट करने का तरीका होता है रिटर्न फाइल करना। रिटर्न फाइल कैसे किया है, ऑफिसर देखेगा रिटर्न फाइल कैसे किया है। रिटर्न फाइल करने के लिए कितने ITR फॉर्म्स है, 7 ITR फॉर्म्स है। जैसे कि पहला है ITR 1 जिसको हम सहज भी बोलते हैं, ITR 2 है, ITR 3 है, ITR 4 सुगम, ITR 5, ITR 6 या ITR 7। इनमें से कौन सा ITR उसने यूज किया है। सबके लिए पर्सन में सब कैटेगरीज के लिए अलग अलग ITRs है, लिमिट्स के लिए अलग है। तो यहाँ पर ऑफिसर ये देखेगा कौन सा ITR उसने यूज किया है। ये भी असेसमेंट का पार्ट है। असेसमेंट करने के वेरियस मेथड्स हैं। तो यहाँ पर हम नोट्स में आते हैं। आई थिंक ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी है जो एक असेसी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है उसका रिव्यू कौन करता है, ऑफिसर करता है, हु इज अपॉइंटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। रिव्यू में सबसे पहले वो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखता है, फिर उसके बाद उसकी ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस, उसकी टैक्सेबल इनकम, उसकी टैक्स लायबिलिटी, फिर उसने रिटर्न कैसे फाइल किया है वो ये देखता है। अगर हम नोट्स में देखें तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेजर इसकी बात की है मेथड्स की। ये क्या है, असेसमेंट इज अ रिव्यू ऑफ फाइल्ड इनकम टैक्स ईदर बाय गवर्नमेंट और बाय ओन। ठीक है, फाइल्ड इनकम टैक्स एंड दिस रिव्यू इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट का ऑफिसर करे या फिर आप खुद कर सकते हैं। जब खुद करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। जब रिव्यू खुद किया जाता है, जब पर्सन खुद रिव्यू करता है तो उसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट। दैट इज खुद ने ही टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स कैलकुलेटेड बाय ओन, टैक्स लायबिलिटी पेड by own and review by own। और खुद ही ने रिटर्न फाइल कर दिया, खुद ही ने रिव्यू कर दिया। दैट इज नोन टू बी द फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट। दूसरा आता है स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट में जो भी ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर है, हु इज अपॉइंटेड बाय द डिपार्टमेंट, वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन करेगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर उस असेसी के जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो ये बताएंगे कि उसकी इनकम कहाँ कहाँ से आई है, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का यूज करके
स्क्रूटनी असेसमेंट की जाएगी. दिस इज अगेन अनदर वे ऑफ डूइंग द असेसमेंट. द अनदर वन इज समरी असेसमेंट. समरी के अंदर क्या होगा, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, जितनी भी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स होंगी उन सबका एग्जामिनेशन किया जाएगा एक साथ इकट्ठा, और जो भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाएगी, एरर्स है तो वो चेक किया जाएगा, अंदर कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, रिस्क लिए गए हैं, वो सारे फैक्टर्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं. तो ये होता है समरी असेसमेंट, कंसोलिडेटेड. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में क्या होगा, जो भी असेसिंग ऑफिसर होगा वो अपने टूल्स यूज़ करेगा इस असेसमेंट को करने के लिए, जिसमें वो सबसे पहले जो भी रिपोर्ट असेसी ने दी है उसका एनालिसिस करेगा. ठीक है, रिपोर्ट एनालिसिस करेगा, फिर इसके बाद रिस्क एनालिसिस करेगा, डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूज करेगा एनालिसिस करने के लिए. तो ओवरऑल ये सारे असेसमेंट मेथड्स है जो एक असेसिंग ऑफिसर यूज करता है इनको असेस करने के लिए. आगे बढ़ते हैं हम थर्ड पे, पर्सन. ओके, तो बात हो रही है थर्ड डेफिनेशन की, वो है पर्सन. हु इज अ पर्सन? पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, जो मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि पर्सन के अंदर 7 कैटेगरीज है पर्सन की, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल. जब मैं बात करती हूँ इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल से मेरा मतलब है एक नेचुरल पर्सन. इंडिविजुअल से मेरा मतलब है एक नेचुरल पर्सन या फिर ह्यूमन बीइंग, दैट इज ह्यूमन बीइंग. बात हो रही है नेचुरल पर्सन की, दैट इज ह्यूमन बीइंग इज द इंडिविजुअल. यहाँ पर इंडिविजुअल में मेनली जो ह्यूमन बीइंग है उनकी जो अर्न इनकम है उसको इसके अंदर लिया जाता है टैक्स के अंदर. नंबर 2 पे हम बात करते हैं HUF की. बात करते हैं HUF की. HUF का क्या मतलब है यहाँ पे? व्हाट इज HUF? HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. HUF का यहाँ पर मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अब ये जो HUF है इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है वो नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि हाँ ठीक है HUF में क्या आता है. पर हाँ, अगर मैं आपसे बोलूँ इट इज़ नॉट मेंशनड in income tax act, but हिंदू लॉ ने इसको डिफाइन किया है. हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, HUF क्या है? तो HUF एक फैमिली है. ठीक है, HUF एक फैमिली है. इस फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा? ऑल मेल मेंबर्स descended by common ancestor. मतलब एक वो मेल मेंबर जिनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा और उनके साथ उनकी इंक्लूडिंग वाइफ्स एंड
डॉटर्स, उनकी डॉटर्स और वाइफ उसके अंदर शामिल होंगी, वो सब इस HUF का पार्ट होंगे। ठीक है, तो ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा हिंदू लॉ में लिखा है। हिंदू लॉ में लिखा है एक फैमिली है जिसमें मेल मेंबर्स आएंगे, मेल मेंबर्स डिसेंडेड बाय द कॉमन एंसेस्टर्स इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड डॉटर्स, दे आर HUF। जनरली जो हेड ऑफ द फैमिली होती है इसके अंदर, HUF में जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, द फादर में भी, मान लो कि फादर है, जैसे कि फैमिली मेम्बर में बात है, ये फादर है और इनके 3 सन है मान लीजिए। ठीक है, S1, S2 और S3। तो यहाँ पर ये जो फादर है, जब तक ये लिविंग है, ये हेड ऑफ द फैमिली है और इनको एक नाम से डिनोट किया जाता है, विच HUF में उसको हम बोलते हैं कर्ता। HUF में हेड ऑफ द फैमिली को बोला जाता है कर्ता। जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ HUF के मेंबर्स को कहा जाता है को-पार्टनर्स। HUF के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको कहा जाएगा को-पार्टनर्स। कर्ता एंड द को-पार्टनर्स आर द मेजर HUF फैमिली मेंबर्स। आगे हम बात करते हैं, हिंदू लॉ के अंदर सक्सेशन को डिफाइन करने के लिए 2 स्कूल्स हैं। Two schools in Hindu law to define succession. दो स्कूल्स हैं, वो कौन कौन से 2 स्कूल हैं? नंबर 1 दया भागा स्कूल और नंबर 2 स्कूल है मिताक्षरा स्कूल। जब हम बात करते हैं दया भागा स्कूल की, तो ये जो स्कूल है इसके अंदर जो रूल है, वो रूल ये कहता है कि जो भी मेंबर्स होंगे HUF की, जब हम इसकी बात करते हैं दया भागा स्कूल की, तो पहले हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर प्रिवेलेंट है, कहाँ पे लगता है। ये प्रिवेलेंट इन वेस्ट बंगाल एंड असम। इंडिया में देखा जाए तो ये 2 जगह हैं जहाँ पर ये दया भागा स्कूल लॉ लगता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी बर्थ होंगे, जो राइट्स है, राइट इन बर्थ है ना, जो राइट्स हैं बर्थ के वक्त, वो इसमें नहीं दिए जाएंगे जब तक कि हेड ऑफ द फैमिली लिविंग है। दैट इज राइट इन प्रॉपर्टी, राइट्स इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जो अधिकार है, राइट्स इन प्रॉपर्टी इज नॉट acquired by birth till the head of the family is living। जब तक हेड ऑफ द फैमिली जिंदा है, मान लीजिए फादर जब तक जिंदा है, तब तक की बर्थ होने पर प्रॉपर्टी में राइट नहीं अक्वायर करेंगे, ऐसा दया भागा स्कूल लॉ में लिखा है और ये अप्लाइड है वेस्ट बंगाल और असम के अंदर। हेड ऑफ द फैमिली लिविंग होने तक प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं होता है, आफ्टर इट वो मिलेगा। मिताक्षरा स्कूल के अंदर इट इज़ प्रिवेलेंट इन ऑल इंडिया, all over India except
वेस्ट बंगाल एंड असम, जिसमें ये कहा गया है राइट इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जो राइट्स है, राइट इन प्रॉपर्टी acquired at the time of birth, बर्थ के वक्त ही क्या मिल जाएगा, बर्थ के वक्त ही क्या मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। ऐसा पूरे इंडिया में अप्लाई है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। इसमें फादर का लिविंग होना ज़रूरी नहीं है। प्रॉपर्टी में राइट आपको कभी मिल जाएगा, बर्थ के वक्त ही मिल जाएगा। ऐसा मिताक्षरा स्कूल लॉ में लिखा हुआ है। तो अगर हम आगे नोट्स में देखें, ओके ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम। तो यहाँ इंडिविजुअल के बारे में भी हमने पढ़ा। इंडिविजुअल आर ओनली नेचुरल पर्सन, दैट इज ह्यूमन बीइंग, एंड मेल फीमेल माइनर्स पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड जितने भी हैं वो सब इंडिविजुअल के अंदर आएंगे। अगर हम इंडिविजुअल के बारे में देखें, पर्सन में सबसे पहला जो आता है वो आता है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में मेल फीमेल माइनर्स पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, दे ऑल आर अंडर द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। नंबर 2 हमने समझा HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उनको एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाता है, सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाता है। इसीलिए वो मतलब आर्टिफिशियल पर्सन से, नेचुरल पर्सन से अलग है। इनको हम पर्सन के अंदर अलग से पढ़ते हैं HUF, सेपरेट एंटिटी। जो भी मेंबर्स है ऑफ HUF दे आर कॉल्ड को-पार्सनर्स। HUF फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको क्या कहा जाएगा, को-पार्सनर्स। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज द कर्ता, और जो भी हेड ऑफ द फैमिली होंगे उनको क्या कहा जाएगा, कर्ता कहा जाएगा। 2 स्कूल्स के बारे में मैंने बताया, पहला है दया भागा स्कूल और दूसरा है मिताक्षरा स्कूल। ओके, आगे देखते हैं। वो PDF चला गया। PDF निकालना है, मेल किया हुआ है जो पहले से चल रहा है वो आ जाएगा ना। पहले आपकी हाँ ये चल, इसमें ना प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं नेक्स्ट कर रही हूँ, बाकी की PPTs नहीं आ रही है। 13 के बाद ये वापस 7 पे आ गया, 8 9 10 11 12 13 फिर 6 पे आ गया, तो वो आ ही नहीं रही है।
ओके, ऐसे पीपीटी निकाला। तो है, लेकिन इसमें क्या है, वो पेज ऐड किए होंगे ना आपने, हाँ इसलिए हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा ना। हाँ, ये ऐसे आ रही है। ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ से आप ले सकते हैं कोई सी। वो नहीं हो रहा है। ऊपर नहीं हो रहा। ये वाली 21। ये लिखा हुआ है, ये हट जाएगा एक बार आपका। हाँ हटा दो। एक्सपोर्ट कर देता है। हाँ
ठीक है आगे। हाँ बोलिए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की। कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17। कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंदर डिफाइन है। अब कंपनी के अंदर कौन कौन से मेजर कंपनीज़ है या डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज़ है जो इंक्लूड की गई है। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे कि हमने इंडिविजुअल पढ़ा, एचयूएफ पढ़ा, वैसे ही कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। हम बात कर रहे थे यहाँ पे पर्सन की, एंड पर्सन में हमने इंडिविजुअल और एचयूएफ देख लिया था। अब हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। इंडिविजुअल हमने देख लिया, एचयूएफ हमने देख लिया, अब बात कर रहे हैं हम कंपनी की। तो कंपनी यहाँ पे देखिएगा, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है, एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, एक अलग एंटिटी है, आर्टिफिशियल एंटिटी है। इंक्लूड्स एनी इंडियन कंपनी, एनी फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट और एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय सीबीडीटी। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनीज़ के अंदर इंडियन कंपनीज़ है, डोमेस्टिक कंपनीज़ है, ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर ऐसी एसोसिएशन जिसको सीबीडीटी ने बनाया हो, वो सब क्या है, कंपनीज़ है। हम मेजर कंपनीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डोमेस्टिक कंपनी की। डोमेस्टिक कंपनी क्या, डोमेस्टिक कंपनी में कौन सी कंपनी आती है, तो ऐसी कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि रजिस्टर्ड है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, वो सब कंपनीज क्या है, डोमेस्टिक कंपनी। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड in Indian company law, so Companies Act 2013 is a domestic company। वो कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है 2013 में, वो क्या है, वो एक डोमेस्टिक कंपनी है। और एनी other previous कंपनी लॉ, कोई भी पुराना कंपनी लॉ हो उसमें रजिस्टर्ड हो तो वो भी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है। इसके अलावा कोई भी फॉरेन कंपनी, एनी फॉरेन कंपनी हु डिक्लेयर्स or pay dividend, who declares or pay dividend within India, वो क्या है, अगेन एक डोमेस्टिक कंपनी है। तो बात ध्यान रखिएगा, पहली डोमेस्टिक कंपनी जो कंपनीज इंडियन कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, वो एक डोमेस्टिक कंपनी है। इसके अलावा वो फॉरेन कंपनीज जो डिक्लेयर या पे करती है डिविडेंड विद इन इंडिया, वो भी किसका पार्ट है, डोमेस्टिक कंपनीज का पार्ट है। ये हो गई डोमेस्टिक कंपनीज। अब मैं बात करती हूँ आपसे इंडियन कंपनीज की। अगर हम देखें इंडियन कंपनीज क्या है, इंडियन कंपनीज कौन सी है, ऐसी कंपनी हु इनकॉर्पोरेटेड
or registered, who incorporated or registered entirely in India, पूरी तरह से इंडिया में registered हो in India, Indian Companies Act 2013, ऐसी कंपनीज जो एंटायरली इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, वो कंपनीज कौन सी है? इंडियन कंपनीज। इसमें फॉरेन कंपनीज नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ जो 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है वो ही कंपनीज आएंगे, दे आर इंडियन कंपनीज। तो यहाँ से मैं एक नोट फॉर्म कर सकती हूँ। नोट ये है ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनीज। आप ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी इंडियन कंपनीज है वो डोमेस्टिक कंपनी है, लेकिन जितनी भी डोमेस्टिक कंपनी है, बट ऑल डोमेस्टिक कंपनी आर नॉट इंडियन कंपनी। जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं, नो डाउट वो सारी डोमेस्टिक कंपनी है, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी में जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर वो भी आ रही है, फॉरेन कंपनीज भी आ रही है, लेकिन डोमेस्टिक कंपनीज जितनी भी हैं वो इंडियन कंपनी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर? अगर हम नोट्स में देखें तो यहाँ पर मैंने पहले कहा डोमेस्टिक कंपनी क्या है, फिर हमने बात किया इंडियन कंपनीज के बारे में, फिर हम बात करते हैं फॉरेन कंपनी के बारे में। फॉरेन कंपनी हु पेज और डिक्लेयर्स डिविडेंड विद इन इंडिया। जो फॉरेन कंपनी है वो कम्प्लीटली आउटसाइड रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो, वो कौन सी कंपनीज हैं? फॉरेन कंपनीज। फिर इसके बाद बात करते हैं फर्म्स की। जब फर्म की बात आती है तो यहाँ पे पार्टनरशिप एंड LLPs, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात आती है। पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर के जब प्रॉफिट या गेन्स को शेयर करने के लिए एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक कंपनी फॉर्म करते हैं, तो उसको हम फर्म का नाम दे देते हैं। ठीक है, वो टुगेदर आते हैं फॉर्म करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप। और आगे जो भी फ्यूचर प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो आपस में शेयर करेंगे इन सम म्यूचुअली अग्रीड रेशियो, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फर्म। ये भी किसका पार्ट है? कंपनी का। तो इसको भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट किया जाएगा एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। फिर इसके बाद आती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में 2 या फिर मोर, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म किया जाएगा। या तो वो इंडिविजुअल का हो, या फिर वो HUF का हो, या फिर वो फर्म्स का हो, ठीक है, या फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन का हो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। पर्सन के अंदर इंडिविजुअल आ सकता है, HUF आ सकता है, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन आ सकता है, कंपनी आ सकती है, फर्म आ सकती है। उनका एक एसोसिएशन जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाया गया हो और उसे भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर इसके बाद है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन भी आ रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन भी आ रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड आर्टिफिशियल पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जो ग्रुप होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स का होगा। इंडिविजुअल से मतलब है नेचुरल पर्सन का, इंडिविजुअल से मतलब है नेचुरल पर्सन का ग्रुप होगा, नेचुरल पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जो ग्रुप होगा वो नेचुरल पर्सन का होगा, दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लोकल अथॉरिटीज़ आएंगी। लोकल अथॉरिटीज़ में मेजर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं,
जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती है वो लोकल अथॉरिटी का पार्ट होती है, जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल्स, जिला परिषद, ठीक है, ये सब पंचायत से सब किस में आएंगी, लोकल अथॉरिटीज़ में। इनको भी एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या ट्रीट किया गया है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट किया गया है, और वो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर लोकल अथॉरिटीज़ का पार्ट है। फिर इसके बाद आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म होगी तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन के अंदर 8th पार्ट का पार्ट होगी। दे आर ऑल आर सेपरेट लीगल एंटिटीज़। जो इनमें से किसी का पार्ट नहीं है वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का पार्ट है, ठीक है। तो ये बात हो गई कंपनी की। मेजरली कंपनीज़ के अंदर हमने 8 पार्ट पढ़े, ठीक है। कंपनीज़ के अंदर किस किस तरह से कंपनीज़ की डिफरेंट क्लासेस हो सकती है, जिसमें हमने सबसे पहले समझा डोमेस्टिक कंपनी के बारे में, इंडियन कंपनी के बारे में, फॉरेन कंपनी के बारे में, फर्म्स के बारे में। फिर हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में समझा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, देन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दे ऑल आर सेपरेट लीगल एंटिटीज़। मेजरली हमने यहाँ पर अभी कंपनी देखी है। अब यहाँ पर यही आ गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटीज़ हमने पढ़ लिया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये हो गई पर्सन की पूरी कंबाइंड डेफिनेशन। इसके अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में आपको ये 6 नाम पता हो, वैसे टोटल 7 है, जिसमें AOP 6 और ये 7 BOI, ये आपको टोटल पता होने चाहिए इनका क्या मतलब है। तो आज हमने देखा असेसी की डेफिनेशन के बारे में, असेसी कौन है, नॉर्मल असेसी कौन है, डीम्ड असेसी कौन है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट कौन है। फिर हमने असेसमेंट के बारे में पढ़ा, असेसमेंट एक असेसिंग ऑफिसर कैसे करता है। सबसे पहले वो असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखता है, फिर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसकी टैक्सेबल इनकम, फिर उसकी टैक्स लाइबिलिटी, फिर उसमें से एक मेथड चूज़ करता है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट मेथड, स्क्रूटनी असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये सब असेसमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अंदर डिफाइन है। फिर इसके बाद पर्सन हमने समझा, पर्सन में इंडिविजुअल, HAF के बारे में समझा, HAF के 2 स्कूल्स के बारे में समझा हमने, दया भागा, मिताक्षरा स्कूल के बारे में। फिर कंपनी की हमने डेफिनेशन देखी। इसके बाद जो आता है वो आती है इनकम्स, जिसके बारे में हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।